जी। एनसीडीएक्स आईपीएफ ट्रस्ट के सहयोग से कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित उतार चढ़ाव से भरे बाजार में मूल्य जोखिम कम करने में कमोडिटी वायदा की भूमिका यानी जीरा, इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। इस वेबिनार में मुख्य वक्ता फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर के चेयरमैन अश्विनी नायक, जीरा मंडी व्यापार संघ जोधपुर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम मुंदड़ा, केडिया एडवाइजरी के प्रमुख अजय केडिया और एनसीडीएक्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस टीम के अरुण यादव हैं। मैं कमल शर्मा आप सभी वक्ताओं और दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। मसाला कॉम्प्लेक्स में जीरा पिछले साल से हॉट कमोडिटी बना हुआ है और इस साल बुआई बेहतर होने के बावजूद प्रतिकूल मौसम ने जीरे की उपज अनुमान को प्रभावित किया है। हाल ही में हुई ताजा बारिश और ओलावृष्टि से जहां जीरे की फसल खड़ी है वहां नुकसान होने की खबरें हैं। जीरे की इसी पिक्चर और जोखिम से बचने के उपायों पर आज इस वेबिनार में चर्चा होगी। शुरुआत मैं पुरुषोत्तम जी मुंदड़ा से करूंगा कि पुरुषोत्तम जी, राजस्थान में हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि का जीरे की फसल पर क्या असर पड़ा है, जबकि राज्य में कटाई का समय है यह जीरे का। पुरुषोत्तम जी। अभी जो राजस्थान में बेमौसम की जो बारिश और जो ओले गिरे हैं, इससे लगभग 20 से 30% की फसल जो खेतों में खड़ी थी उसको जरूर नुकसान हुआ है। और जो कटाई करके खेतों में ढेर लगाकर किसानों ने रखे वो क्वालिटी खराब हो जाएगी, क्वांटिटी में उसमें फर्क नहीं आएगा। ऑल ओवर जो 25 फसल थी जो खेतों में खड़ी है 20 से 30%, उस फसल में 30 से 40% का नुकसान है। और ऑल ओवर जो आगे की फसल या 25 या बीच वाली फसल जो किसान मंडियों में माल लेकर आ रहा है, उनसे जब बातचीत करते हैं तो एवरेज 70 से 80 किलो प्रति बीघा का जोधपुर जिले में एवरेज आ रहा है। जी नायक जी, गुजरात में ताजा बारिश और ओलावृष्टि से पहले जो जीरे की काफी कटाई हो चुकी थी, फिर भी कुछ फसल खेतों में खड़ी है और खड़ी भी थी, तो वहां से मौसम के बदले मिजाज का क्या असर देखने को मिल रहा है? नमस्कार कमल जी। एक्चुअली गुजरात में 3 रीजन है, सौराष्ट्र, कच्छ और नॉर्थ गुजरात। मेरे हिसाब से सौराष्ट्र का 90-95% फसल ऑलरेडी कट चुका था बारिश से आने से पहले, तो उसमें ज्यादातर कुछ नुकसान नहीं था। लेकिन कच्छ और नॉर्थ गुजरात वो 2 जगह पे एक दूसरी आवाज आ रही है बीच में कुछ। हाँ, पुरुषोत्तम जी की आवाज थी। जी सर, कहिए आप। कच्छ और नॉर्थ गुजरात 2 जगह पे जो पिछले 15-20 दिन से बारिश से चल रही है, उस बारिश से जरूर कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। क्योंकि जैसे ही बारिश का न्यूज मिलता है फार्मर जल्दी कटाई कर देता है, तो जल्दी कटाई करता है उससे भी यील्ड कम मिलता है। जो बजाय जो खेतों में खड़ी है उधर कहीं ओलावृष्टि हो गई तो वो काफी हद तक फसल को डैमेज कर देता है। तो ये 2 इलाकों में काफी अच्छी मात्रा में नुकसान हुआ होगा, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों। जी तो क्या इस वजह से कुछ जीरे की आवक पर भी असर पड़ रहा है मंडियों में? मंडियों में अभी पिछले 4-5 दिन से सौराष्ट्र की जो मंडी है, गोंडल, राजकोट और दूसरे छोटे मंडी है, उसकी जो अराइवल्स में डेली देखता हूं, उसमें पिछले 4-5 दिन में काफी गिरावट आई है। अभी उसका रीजन बारिश भी हो सकता है या फिर सौराष्ट्र का क्रॉप है वो एक्चुअली 15 फरवरी से 10 मार्च तक थोड़ा स्पीड से आता है, उसके बाद वैसे भी कम हो जाता है, वो रीजन भी हो सकता है। जी और अश्विनी जी, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइक स्टेक होल्डर ने जीरे के उत्पादन का जो अनुमान जारी किया है, उसमें अब आप क्या स्थिति देखते हैं? कमल जी, जैसा आप जानते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साइंटिफिक सर्वे कराती है, स्टूडेंट्सों को इन्वॉल्व करती है, अनुभवी व्यापारियों को इन्वॉल्व करती है। लेकिन हम जिस दिन ये फिगर डिक्लेयर करते हैं उससे एक तो 10-15 दिन पहले के फिगर इसके अंदर शामिल होते हैं और उसके बाद करीबन ये 1 महीने में काफी चीजें बदल चुकी है। जैसा आपको याद हो तो जिस पल यानी कि जिस मिनट पे हमारे फिगर डिक्लेयर हो रहे थे
उसी मिनट पे जहां खेतों में बारिश शुरू हुई थी। तो चेंज तो जरूर आया होगा, क्योंकि हमने खाली गुजरात के फिगर डिक्लेयर नहीं किए थे, राजस्थान और गुजरात सब मिला के पूरे इंडिया लेवल की क्रॉप डिक्लेयर की थी। और राजस्थान का क्रॉप करीबन मैं समझता हूँ 70-80% खेतों में खड़ा होगा, और ये सब मौसम बिगड़ा है। तो जो क्रॉप साइज हमने डिक्लेयर की है उसमें फर्क तो आएगा, जैसा मैंने पहले बताया, उसी तरह क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में। जी पुरुषोत्तम जी, राजस्थान में अब जो मौसम का मिजाज बदला, उसके बाद उत्पादन की स्थिति आप क्या देखते हैं? भाई कमल जी, ऐसा है कि उत्पादन की स्थिति पहले भी जो जिस समय सोइंग हो रही थी उस समय जो तापमान बढ़ गया था, बाद में अचानक सर्दी बढ़ गई थी और लगभग 15 से 17 फरवरी के बाद में वापस तापमान बढ़ गया। तो ऑल ओवर जो हिसाब किताब लगा रहे थे, तो मेरे हिसाब से 55 लाख से ज्यादा की क्रॉप नहीं आनी चाहिए। जी, पर राजस्थान में कितना आएगा इसमें से? राजस्थान आएगा मेरे हिसाब से मोटा मोटी 33 लाख 34 लाख के आसपास। जी तो जैसे पहले जो बोया गया था, किसानों ने ऊंचे भाव देख करके और अगेती बुआई भी काफी करी, फिर पछेती बुआई हुई, तो दोनों में क्या क्या आपको डिफरेंस नजर आया, क्रॉप में या क्वालिटी वाइज या अगेती उसमें फसल में उतारा जो वाइज, मान लो किस तरह आपको अंतर नजर आ रहा है? अगेती फसल में जो बिजाई की थी वो गर्मी के कारण उसका जर्मिनेशन लेट हुआ। लेट होने के बाद में वो फसल और बीच वाली फसल उसकी क्वालिटी अच्छी आई है, लेकिन जो पछेती फसल है उसमें काफी नुकसान है और यील्ड का भी बहुत भारी नुकसान है उसमें। पछेती फसल में यील्ड 40 किलो से 50 किलो आएगी, अगेती में 1 कुंटल 10 किलो के आसपास भी आ सकती है। अश्विनी जी, गुजरात में क्या स्थिति रह सकती है अगेती और पछेती क्रॉप में? गुजरात का मेरे को आइडिया नहीं है, वो अश्विनी भाई बता सकते हैं। हाँ, मैं अश्विनी भाई से पूछ रहा हूँ। अश्विनी जी, अगेती और पछेती जो बुआई हुई है उसमें क्या डिफरेंस नजर आया आपको गुजरात में? गुजरात में जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, सौराष्ट्र की क्रॉप तो मेरे हिसाब से सेफ निकल चुकी थी, तो उधर तो ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन कच्छ और जो नॉर्थ गुजरात है उसके अंदर करीबन मैं समझता हूँ 15-1% का नुकसान हो सकता है। जी, और आपसे हमारी चर्चा जारी रहेगी। अजय केडिया जी से भी हम टेक्निकल आउटलुक लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अरुण जी से निवेदन करूंगा कि ये जो बाजारों में उतार चढ़ाव देखिए बहुत है, जीरा हो या और भी कमोडिटीज है, तो ऐसे में जो रिस्क बढ़ती है ट्रेड में, वो उसको मिनिमाइज करने के लिए या उस रिस्क से बचने के लिए किस तरह से एक्सचेंज में जो सुविधा है उनका लाभ लिया जा सकता है, चाहे वो किसानों के संगठन एफपीओ हो या ट्रेडर हो या एक्सपोर्टर हो या हेजर हो, कैसे लाभ उठा सकते हैं एक्सचेंज से? नमस्कार कमल जी, और सभी पैनलिस्ट का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, और सभी जो लोग यहाँ पर श्रोता हैं जो सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। जो आपने सवाल पूछा है कमल जी, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपका जो आज का चर्चा का विषय है कि जोखिम प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उससे उसका कोर जो है इस क्वेश्चन के अंदर है। तो मैं अगर इसकी शुरुआत करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या इस बात को कोई मानेगा कि इस साल जो जीरा है ये आप 24,000 रुपए में भी ले सकते थे? तो मुझे लगता है कि शायद काफी लोग इस बात को कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, जीरे का बाजार तो इस साल 29,000 28,000 कुछ से नीचे गया नहीं है, लेकिन ये आपको 24,000 में भी मिल रहा था। राइट, अगर मुझे आवश्यकता है, मुझे जीरा चाहिए मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर, तो जब ये अप्रैल का या मार्च का वायदा, मैं रादर कहूंगा जब मार्च का वायदा दिसंबर में खुला था तो उसका भाव 24,000 रुपए था। तो मैं आज जीरा, अगर मुझे मेरा फैक्ट्री चलाने के लिए, प्लांट चलाने की जीरे की आवश्यकता है, तो मैं दिसंबर में बैठ के 24,000 रुपए के अंदर जीरे के भाव को लॉक कर सकता था। ये सुविधा मुझे केवल और केवल वायदे में मिल सकती है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि मैं इस चीज को या इस काम को कर पाऊं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि यदि मैं आज के भाव देखूं तो भाव जो भी हो, जिसको एक्सपोर्ट करना है या प्लांट चलाना है, उसको माल लेना ही है। राइट, और अक्सर ये देखा गया है कि जब मुझे माल लेना होता है और सीजन की शुरुआत होती है तो हर आदमी ये कोशिश करता है कि वो अधिक से अधिक माल उस समय पे ले, क्योंकि जैसे जैसे सीजन बाद में डाउन होता जाएगा, अराइवल कम होते जाएंगे, तो माल मिलने की व्यवस्था या माल मिलने की गुंजाइश कम होती चली जाती है, या जो थोड़ा सा माल लेने के लिए मुझे हो सकता है भाव ज्यादा बढ़ाना पड़े या ज्यादा ऊंचे भाव पे मिले। तो हर प्रोसेसर या हर यूजर ये कोशिश करता है कि वो अधिक से अधिक माल का भी संकलन करें। आज की तारीख में अगर मैं भाव करूं तो, अगर मैं बात करूं तो 35,000 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। अब इन भावों के ऊपर
यदि मेरी बैक टू बैक सेल है, यानी कि अगर मैं 35,000 के भाव पे जीरा ले रहा हूं और मुझे सामने 36,000 या मेरा जो भी पैरिटी है उसके ऊपर मेरा मार्जिन जोड़ के अगर मेरा माल सामने सामने बिक रहा है तो मुझे कोई रिस्क नहीं है। लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है क्योंकि अराइवल सीजन है तो मेरी जितनी डिमांड है आ गया, जो मेरा जो मुझे जिसे मैं कहूँगा जो मुझे एक्चुअली जिस भाव पे माल बेचना है या जितनी मेरी सेलिंग की बुक है उससे ज्यादा क्वांटिटी में नॉर्मली प्रोक्योर करता हूँ कि सीजन चल रहा है, माल ले लो, आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जैसे ही मैं उस माल को इकट्ठा करता हूँ और उसकी सेल मेरे पास नहीं, यानी कि मैं वो माल मैंने बेचा हुआ नहीं है आगे, मेरे पास बहुत बड़ा एक जोखिम आ जाता है। और वो जोखिम क्या है कि आज भाव 35,000 का है, अगर ये भाव 40,000 हो गया तो मैं बहुत प्रसन्न हूंगा, बहुत खुश हूंगा, जैसे पिछले साल हुआ कि 25,000 का या 22,000 23,000 से जो जीरा चला था वो 35,000 हो गया, तो लगभग लगभग सब वैल्यू चेन में ज्यादातर लोग जिसके पास माल था वो खुश थे कि भाई भाव बढ़ गया। लेकिन अगर मैं उससे पिछले 3 साल देखूं तो ज्यादातर जीरे के भाव फ्लैट रहे हैं, तो मेरा ब्याज बढ़ा ही लगा है या कई बार नीचे भी चला गया बाजार। तो ये किसी को नहीं पता है, अगर हम कितनी भी चर्चा कर लें, कितनी भी रिपोर्टें निकाल लें, लेकिन एंड ऑफ द डे सच्चाई ये है कि हम केवल एस्टिमेट लगा सकते हैं कि भाव क्या रहेगा, लेकिन भाव वो रहेगा नहीं रहेगा वो किसी को नहीं पता है। भाव उससे ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है। तो अब जो मैंने एक्सेस माल ले लिया है ये सोच के कि अराइवल का सीजन था और जिसके अगेंस्ट में मेरी सेल नहीं है, उसको मैं वायदे में हेज कर सकता हूँ, वायदे में बेच सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने 2,000 टन माल इकट्ठा कर लिया, जबकि मेरी फॉरवर्ड सेलिंग आज की डेट में केवल 1,000 टन की है, तो मेरा 1,000 टन माल खुला है। और इतने ऊंचे भाव पे खुला माल रखना एक बहुत रिस्क है। अगर मैं देखूं तो एक तरीके से ऑल टाइम हाई के आसपास हम लोग आज की डेट में चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई से केवल 2,000 रुपए नीचे। तो सीजन के शुरू में ये भाव है। अब कुछ लोग कह सकते हैं यहाँ से भाव 40,000 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कोई कहेगा शायद 30 हो जाएगा। मैं जब अश्विन जी जब वेबिनार जब आपका सेमिनार था तो मेरे ख्याल से सब लोग ये कह रहे थे कि शायद 28,000 आए या 27,000 आए तो लेने जैसा बनता है, लेकिन वो भाव आया नहीं उसके बाद में। तो किस भाव पे बाजार रहेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो केवल उसके लिए एक्सचेंज ही एक ऐसा माध्यम है जिसका इस्तेमाल करके जो मेरा फॉरवर्ड सेल आज नहीं हुआ है या जो माल मेरा नहीं बिका हुआ और मैंने इकट्ठा कर लिया है, उसको मैं एक्सचेंज में बेच के उसके प्राइस को लॉक कर सकता हूँ। तो कल को यदि भाव नीचे भी चले जाते हैं तो मेरा वो रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो गया, मेरा माल एटलीस्ट बिक गया। जो माल मैं अपना एक्सपोर्ट में या प्रोसेसिंग करके डोमेस्टिक सेल में नहीं बेच पाया उसको मैं वायदे में बेच सकता हूँ और मेरा प्रॉफिट मार्जिन में आज की डेट में लॉक कर सकता हूँ। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है या महत्वपूर्ण इस्तेमाल है जिसको जो मैं वायदे के थ्रू या फ्यूचर के थ्रू में कर सकता हूँ या वायदा बाजार का मैं फायदा उठा सकता हूँ अपनी डे टू डे एक्टिविटी को या डे टू डे मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये है कि यदि मैं देखूं कि अगर रिटर्न की बात करते हैं, क्योंकि काफी लोग जो है माल को खुला रख के चलते हैं और ये कहते हैं जी माल मैंने लेके रख लिया है, बढ़ेगा तो मेरा फायदा और नुकसान अगर नीचे चला गया तो फिर ब्याज भाड़ा लगता है और बाकी चीजें हैं। तो तीसरा बिंदु इसका ये है कि यदि मैं पिछले 3 साल देखूं और मैं ये मानूं कि अगर मैंने माल लेके और एक्सचेंज में केवल हेजिंग किया होता, यानी कि मैंने जिसे ब्याज बदला काफी लोग कहते हैं वो किया होता, तो ऑन एन एवरेज पिछले 2 या 3 सालों में लगभग 13 से 14% का रिटर्न, यानी कि ब्याज बदले का रिटर्न जिसे हम कहते हैं, वो मिला है पिछले 2 से 3 साल के अंदर हर साल। ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए जो लोग हेजिंग का काम करते हैं या जो ब्याज बदले का काम करते हैं, आई थिंक जब इंटरेस्ट रेट अपनी बैंक की 2 साल पहले लगभग 6-6.5% थी, अगर 13% रिटर्न कहीं मिल रहा है तो वो एक बहुत अच्छा मार्केट में कह सकता हूँ है। तो तीसरा इस्तेमाल वो इस तरीके से कर सकते हैं। और जो चौथी चीज है जो किसानों के लिए है या एफपीओस के लिए है, वो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उनके लिए जरूरी है कि जब मेरी किसान की फसल खड़ी हुई है फील्ड में, उस समय यदि मैं ये तय कर पाऊं कि मेरा भाव क्या होगा, तो आई थिंक उससे अच्छा, उससे इंपॉर्टेंट वरदान कुछ नहीं हो सकता। आज आप देखेंगे कि बहुत सारी लड़ाइयां हो रही है कि जी एमएसपी पे भाव पे गवर्नमेंट को माल खरीदना चाहिए, राइट। दूसरी तरफ इंडस्ट्री कुछ ये कहती है कि भाई एमएसपी पे अगर गवर्नमेंट खरीद लेगी और बाजार का भाव उस समय नीचे है तो हमें खरीदने को माल कहाँ मिलेगा, हम अपनी इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे। तो मुझे लगता है ये सब जो एक तरीके की जो सिचुएशन है उसको सोल्व करने के लिए वायदा बाजार या फ्यूचर बाजार एक बहुत सही माध्यम है, सही प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर आप जो किसान है वो फसल पकने से पहले या फसल आने से पहले उसको बेच सकता है। तो अगर जनवरी में भी मैं कहूंगा कि 37,000 के भाव में या फरवरी में 37,000 के भाव में आपका वायदा मार्च का बिक रहा था, तो अगर कोई किसान चाहता तो बेच सकता था। आज की डेट में हालांकि भाव अच्छे हैं तो शायद किसी को तकलीफ नहीं हो, लेकिन ये भाव अगर 24,000 हो जाते तो जरूर किसानों को तकलीफ हो जाती। तो उसके लिए भी एक माध्यम है कि जब उसकी फसल खड़ी हुई है उस समय ही वो वायदे का इस्तेमाल करके अपनी फसल का भाव तय कर ले। और मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, इसको हमें प्राइस रिस्क मैनेजमेंट या जोखिम प्रबंधन के रूप में देखना चाहिए,
ना कि हमें इस रूप में देखना चाहिए कि भाव में तेजी है, मंदी है, इसकी वजह से तेजी होगी, इसकी वजह से मंदी। क्योंकि अगर हम उस सोच में रहेंगे तो हम कभी भी भाव का जो हम जोखिम प्रबंधन की बात कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ये ज्यादातर हम इसको एक इंश्योरेंस की तरह देखें। अगर उसकी तरह से देख के चलेंगे कि ये मेरा मार्जिन फिक्स करने का एक माध्यम है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बाजार के अंदर कभी नुकसान करेगा। तो इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कमल जी। जी अरुण जी, आपसे अभी और सवाल करेंगे, लेकिन अजय जी, अरुण जी ने अपने बात में 24,000 का लेवल बोला था, तो किस तरह से आपको चार्ट पे क्या नजर आया है? कौन सा ऐसा प्राइस था जहां से जीरे ने जंप लगाना शुरू किया? कि क्या दिखा रहा था चार्ट उस समय? नमस्कार कमल जी और सभी पार्टिसिपेंट को अजय केड़े का नमस्कार। देखिए, मैं चार्ट के साथ साथ फंडामेंटल भी देखता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि 2020 से ही फंडामेंटल काफी मजबूत था मार्केट में और लग भी रहा था कि मार्केट जाएगा। बट चार्ट कहाँ हमें हेल्प करता है? तो चार्ट हमें हेल्प करता है कि मूवमेंट कब आने वाला है या कहाँ तक का मूवमेंट आने वाला। फंडामेंटल तो हम जानते हैं कि क्रॉप कम है, डिमांड अच्छी है, पाइपलाइन एम्प्टी है, बट ये प्राइस कहाँ तक जा सकता है? तो जैसे कि आपका सवाल है प्राइस में कहाँ हमें ऐसा लगा कि मार्केट में जब है, तो एक पैटर्न बना हुआ था वीकली चार्ट के ऊपर। अगर हम देखें तो उसको हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे 2018-19 में लगभग हमने 22,000 के करीब का हाई लगते हुए देखा था, और जैसे ही हमने 2022 में मई के अंदर हमने ये भाव तोड़ते हुए देखा और फिर एक ब्रेकआउट बना, तो ये पहले से ही दिख गया था कि नेकलाइन बना हुआ है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। और ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न कम से कम 10,000 पॉइंट का था, क्योंकि नीचे में हमने करीबन 12,500 के लेवल देखे थे और जो नेकलाइन बनी थी वो करीबन 22,000 की बनी थी। तो 10,000 की तेजी, मतलब 22,000 में 10,000 जोड़ो तो 32,000 का भाव तो बैर मिनिमम रहेगा। इसी को देखते हुए मैंने FIS के जो सितंबर में नीमच में इवेंट हुआ था, वहां पे हमने टारगेट रखा था कि 32 तक जा सकता है, बट 30 तक के लिए आप आराम से प्रॉफिट अपनी जेब में आएगा। तो टेक्निकल आपको हेल्प कर सकता है कि कोई भी जो फंडामेंटल है उसको जब हम प्लॉट करते हैं तो एग्जैक्ट भाव क्या आ सकता है, कब आ सकता है और कहाँ पे हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगा कि पिछले साल जून में ही ये लग रहा था कि 22,000 का लेवल अगर ये होल्ड कर जाता है और ब्रेकआउट आ जाता है तो लगभग 10,000 पॉइंट की तेजी आएगी, जो हमने 32,000 की जगह पे 370 रुपया ऊपर में 37,000 तक का लेवल देखा था, और वहां से अभी भी मार्केट उस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। पर अजय जी, आपने जो कहा कि नीचे के प्राइस में 30,000 दिखता है, 30,000 के नीचे आता ही नहीं है जीरा। मैंने अभी भी FIs में जो मेरा व्यू रखा था, तो मैं जीरा धनिया दोनों के लिए यही कहा था कि जो करंट लेवल्स है फंडामेंटल देखते हुए वो काफी स्ट्रांग है। नीचे में एक्सपेक्टेशन हमारी थी कि 285 से 290 तक का लेवल मिलता है, वहां से आपको लेके चलना चाहिए। और नीचे में हमने करीबन 292 293 के आसपास का लेवल देखा है और वहां से जंप कर रहा है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि जो चार्ट पे जो दिखाई दे रहा है वो है 30,300 के लेवल के ऊपर जब तक मेंटेन है, इमीडिएट में हमें लगता है कि प्राइजेस 385 388 तक के लेवल हम इनिशियली देख पाएंगे। हाँ, कुछ सुनने में ये भी आ रहे हैं कि बहुत लंबी तेजी, बट फंडामेंटल और टेक्निकल को देखते हैं तो टाइमिंग मुझे लगता है जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देगी वो 388, वर्स्ट इन केस जो हमने 400 तक के लेवल रखे वही दिखाई देंगे। बट करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, पार्ट है। बट फर्स्ट जो लैग ऑफ गेन्स है उसमें 388 390 तक के लेवल हम देख पाएंगे। जी अश्विनी जी, अगर हम देखें मार्केट वर्ष 2022-23 में फरवरी से जनवरी के दौरान जीरा निर्यात 24% गिरा। 22-23 में अभी तक 1,83,315 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि मार्केटिंग वर्ष 21-22 में यह 2,41,909 टन था, और इसमें जीरा साबुत और पाउडर दोनों शामिल है। अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें जो अब समाप्त होने जा रहा है, तो कितना जीरा निर्यात होने की उम्मीद आपको है? कमल जी, जैसा हम लोगों ने FISS की मीटिंग में बोला था, 1,80,000 से 2 लाख टन जीरा एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है ये साल। ज्यादा करके जब सब जो पैनलिस्ट थे सबका आइडिया था 2 लाख टन के आजू बाजू। लास्ट ईयर से थोड़ा 20-25 हजार टन बढ़ सकता है, क्योंकि ये साल चाइना पूरी तरह खुला हुआ है। लास्ट ईयर चाइना कोविड के हिसाब से काफी मात्रा में इंपोर्ट नहीं कर पाया था। ये बार जबकि भले चाइना में थोड़ी क्रॉप ज्यादा की न्यूज आ रही है, लेकिन चाइना की टोटल डिमांड जो है वो 80-85 हजार टन की है, और उनकी क्रॉप अगर 30 हजार टन भी आ जाती है तो वो 50-55 हजार टन जीरा ले जाएंगे।
जो लास्ट ईयर उन्होंने 30,000 टन के आजू बाजू ही लिया था। तो 20-25 हजार टन चाइना ज्यादा जाएगा। उसके अलावा पूरा वर्ल्ड कोविड के बाद एकदम 100% एंजॉय करने की तरह से खुला है, तो ये पहला साल हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी डिमांड अच्छी रहेगी और एक्सपोर्ट ज्यादा ही जाना चाहिए। जी पुरुषोत्तम जी, ये तो देखिए एक्सपोर्ट के बारे में अश्विनी जी ने कहा, लेकिन हम अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो घरेलू बाजार में इस साल यानी 2023 में जीरे के बाजार में क्या क्या घटित होने की संभावना आपको दिखती है? पुरुषोत्तम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद जुड़े हुए नहीं है। अश्विनी जी, आप बता दीजिए कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें किस तरह की परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं इस साल, क्या संभावनाएं नजर आती है? कमल जी, डोमेस्टिक में भी पाइपलाइन खाली है, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं नवंबर दिसंबर से लेके नया क्रॉप आने तक बाजार काफी ऊपर की ओर रहे हैं। तो जो भी डोमेस्टिक सेंटर्स है वो सब हैंड टू माउथ ही परचेस कर रहे थे, जो हर महीने की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से चल रहे थे। सब जगह पे खाली है। इवन जो मसाला कंपनी है उन्होंने भी साल के अंत में जो उनकी जरूरियात है वो उनके पास पड़ा था, वही माल यूज करके चलाया लगता है। तो वो सब लोगों की डिमांड अगले 2-3 महीने में बराबर बनी रहेगी, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। जी पुरुषोत्तम जी अभी जुड़ेंगे, तकनीकी वजह से उनका फोन डिस्कनेक्ट हुआ था। लेकिन अश्विनी जी, अभी हम देखें तो रमजान की जो मांग की बात थी, तो रमजान की मांग कैसी रही और अब अगली नजर किस पर है जो मांग जीरे को वापस एक एक्सपोर्ट के लिए या कहें कि हम खपत के लिए बढ़ा सकती है? ऐसी कौन सी घटना आएगी अब? रमजान की जो डिमांड है वो एक्चुअली फरवरी महीने में पाकिस्तान की ओर से काफी अच्छी रही थी, लेकिन उधर माल पहुंचने में थोड़ी देर होती है, इसके लिए उन्होंने अर्ली कवर कर दिया था। उन्होंने मार्च तक वेट नहीं किया था। बांग्लादेश है वो जनवरी फरवरी में थोड़ा बहुत लेता रहा था, लेकिन बांग्लादेश पिछले 15-20 दिन में भी काफी माल लेके गया है, क्योंकि इधर से बाय रोड माल पहुंचता है और 5-7 दिन में 10 दिन में उधर माल पहुंच जाता है। तो उनकी रमजान की रिक्वायरमेंट अभी पिछले 2-3 दिन तक चल रही थी। रमजान के अलावा एक 15-20 दिन या महीने के गैप के बाद जो मुस्लिम कंट्रीज में एक बड़ी ईद आती है उसकी डिमांड का एक वापस रिक्वायरमेंट बना रहता है, तो एक वो रिक्वायरमेंट भी आएगा। उसके अलावा अप्रैल और मई में जो यूरोप और यूएसए के बायर्स वेट कर रहे होते हैं कि इंडिया की क्रॉप पूरी तरह निकल जाए, जो प्राइस की स्टेबिलिटी है वो उनको कंफर्म हो जाए कि प्राइस बढ़े हैं या स्टेबल है या घटे हैं, वो सही मात्रा में चल रहे हैं, उसके अंदर कोई जोड़ नहीं है, वो सब देखने के बाद वो लोग भी काफी मात्रा में कवर करने के लिए आते हैं। तो अप्रैल मई में उसकी डिमांड भी काफी अच्छी मात्रा में रहेगी। जी अश्विनी जी, आपसे मैं चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन अरुण जी देखिए, जीरे में जो ऑप्शन की बात की जाए तो उसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है और क्या लाभ है ऑप्शन में कारोबार करने से? कमल जी, देखिए ऑप्शंस जो है अगर आप देखेंगे तो आज अगर मैं बात करूं शेयर मार्केट की, तो जो मेजर ट्रेड होता है, और अजय जी मेरी बात से सहमत होंगे, काफी हद तक वो शेयर मार्केट काफी ट्रैक भी करते हैं कि लगभग 90 से 95% जो व्यापार है वो ऑप्शंस में होता है वहां पे। और उसका एक कारण क्या है कि ऑप्शंस आपको एक ज्यादा आसान टूल है, मैं कहूंगा एक तरीके से आपके रिस्क को मैनेज करने की। तो मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे अगर मैं आज बात करूं कि मुझे जीरा, मान लीजिए कई तरीके हो सकते हैं इसके, बट अगर मैं एक हेजर के लिहाज से देखूं और मुझे ये लगता है कि भाई जीरा जो है आज अगर 35,000 रुपये चल रहा है, राइट, और अगर ऊपर में मुझे 36,000 तक का भाव लगता है, या मैं एक हेजिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं 36 और उससे ऊपर अगर मुझे बाजार नहीं लग रहा है तो मैं 36,000 का एक कॉल बेच सकता हूँ और प्रीमियम मेरे घर में आ जाएगा। इसका उलट अगर मैं बताऊं, आपको दूसरा तरीका बताऊं, अगर मैं ऐसा पार्टिसिपेंट हूं जिसको बाजार में यहाँ से मान लीजिए तेजी का रुख लग रहा है या तेजी ले रहा है या तेजी लग रही है, और अगर वो आज या तो देखिए 3 तरीके उसके पास, या तो वो हाजिर लेके रख सकता है, एक तरीका हो सकता है, कुछ लोग हाजिर में व्यापार करते हैं, हाजिर लेके रख सकते हैं। दूसरा तरीका है वो वायदा लेके रख सकता है।
और तीसरा तरीका है कॉल ऑप्शंस के। तो वो किस तरीके से काम करता है, अगर मैं हाजिर लेके रखता हूँ, अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ, तो हाजिर लेके रखने में मुझे मेरा पूरा माल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मुझे वेयरहाउस तलाशना पड़ेगा, वहां माल रखना पड़ेगा। कुछ लोगों को उसमें कंफर्ट है, शायद वो वैसा करना चाह रहे हैं, वो एक तरीका हो सकता है। लेकिन अगर वहां से भाव गिरते हैं, अगर 35,000 का भाव 30,000 हो जाता है, तो मुझे वहां पे 5,000 का पूरा नुकसान है। दूसरा वायदा है। वायदे में फर्क ये है कि वायदे के अंदर सेम काम मैं कर सकता हूं जो हाजिर में हो रहा है, एक मार्जिन देकर। लेकिन अगर मैं P&L की बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, तो यदि वहां भी भाव 5,000 गिरता है तो मेरा नुकसान 5,000 रुपए का है। अब तीसरा जो है वो ऑप्शंस है। इसी में अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं, तो ऑप्शन में आप जब ट्रेड करते हो तो आप एक प्रीमियम पे करते हो। तो अगर 35,000 रुपए का मैं कॉल खरीद रहा हूं और मान लीजिए उसका प्रीमियम 200 रुपए है, ठीक, तो मेरा जो रिस्क है वो 200 रुपए का है, और मेरा जो मेरा अपसाइड है या जो मेरा गेन है वो अनलिमिटेड है। तो इसी उदाहरण को मैं लेता हूं, अगर 35,000 का भाव 30,000 हो जाता है, तो मुझे केवल वो जो प्रीमियम है 200 रुपए वो लगेगा, ना कि मुझे 5,000 रुपए लगेंगे। जबकि अगर वो 35,000 का भाव 40,000 हो जाता है तो मुझे पूरे 5,000 रुपए आने को है। तो एक तरीके से कम रिस्क में जो ऑप्शन बायर है यहाँ पे, जिसने कॉल ऑप्शन खरीदा, वो कम रिस्क में अपना जो ट्रेड है उसको कर सकता है। और मल्टीपल, एक मैं कह सकता हूँ, क्योंकि लेवरेज भी ज्यादा है एक तरीके से, क्योंकि मैं केवल 200 रुपए का प्रीमियम दे रहा हूँ और मैं केवल प्रीमियम ही दे रहा हूँ, मुझे उसके अलावा कुछ देने की जरूरत नहीं, कोई एमटम नहीं होगा, कोई मार्जिन नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन जो है एक तरीके से ज्यादा बेटर या एक नेक्स्ट लेवल टूल हो जाती है आपका प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए। और खासकर जब वॉलेटिलिटी भाव में बहुत ज्यादा होती है, जिस तरीके से अब जीरे में जो वॉलेटिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी के अंदर ऑप्शन और भी इंपॉर्टेंट टूल हो जाती है मेरा प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, या फिर अगर मुझे व्यू बेस्ड ट्रेड करना है उसके लिए भी। जी पुरुषोत्तम जी, आपसे सवाल है कि डोमेस्टिक मार्केट जो है, घरेलू बाजार में क्या संभावनाएं दिखाई देती इस साल आपको? जीरे को लेकर किस तरह की डिमांड है और क्या आगे जाकर के संभावना होगी, क्योंकि भाव काफी ऊंचे हैं? पुरुषोत्तम जी। अरे कमल जी, आवाज नहीं आ रही आपकी कमल जी। जी अब आवाज आ रही है मेरी आपको पुरुषोत्तम जी? आवाज नहीं आ रही है कमल जी। नहीं सर, मेरी आवाज नहीं आ रही है? और बताएं अश्विनी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी हाँ पुरुषोत्तम जी, आवाज तो देखिए अब आ रही है सर, है? अब आ रही है आवाज। हाँ, तो मेरा सवाल यह है कि डोमेस्टिक मार्केट यानी घरेलू बाजार में जीरे को लेकर के क्या संभावना है, जबकि भाव काफी ऊंचे हैं? किस तरह की डिमांड आप देखते हैं, या हैंड टू माउथ ही डिमांड चलती रहेगी, या एडवांस में काफी जैसे पहले स्टॉकिस्ट माल लेते थे, लेंगे या नहीं? भाई अभी तक जो बाजार में जो गिराकी आ रही है वो टोटल डोमेस्टिक की आ रही है, और हर मिल वाला माल क्वांटिटी में ले रहा है जैसा भी ऑक्शन में मिलता है। और गिराकी जो है अभी मापसर गिराकी है, जिस गिराकी को 100 कट्टे चाहिए वो अभी 50 कट्टे ले जा रहा है। तो ऐसी गिराकी मेरे हिसाब से पूरी सीजन ऐसी गिराकी रहेगी। अभी तक इन भाव में स्टॉकिस्ट आए नहीं है और स्टॉकिस्ट आने की संभावना भी नहीं लगती है। तो स्टॉकिस्ट किस प्राइस पर आ सकते हैं? क्यों नहीं आना चाहते स्टॉकिस्ट, जबकि ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भाव बढ़ेंगे? भाई स्टॉकिस्ट की सबके दिमाग में एक ही सोच थी कि 10 अप्रैल के बाद में जब अरेवेले बढ़ेगी उस समय मार्केट घटेगा, 27,000 28,000 की वैरायटी आएंगे। लेकिन अभी 31,000 से 32,000 की वैरायटी डेटा क्वालिटी जीरे की हो गई है, तो स्टॉकिस्ट भी एकदम पीछे हट रहा है। जी अश्विनी जी, देखिए रमजान की डिमांड खत्म हुई, आगे जाके बकरीद की डिमांड आएगी, क्योंकि उस समय जो है जीरे की खपत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब हम नॉन वेज जो चीजें बनती है वहां जीरे का डलना जरूरी है बिल्कुल। तो ये जो डिमांड आएगी बकरीद की, वो कब से शुरू होने की संभावना होती है, कब से उसकी पूछ परख आ सकती है? वो मेरे हिसाब से अप्रैल की 10-15 तारीख के आजू बाजू शुरू हो जाती है। और पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि प्राइस नीचे आएंगे तो स्टॉकिस्ट एक्टिव होंगे। अगर बकरीद की डिमांड आई तो क्या आपको लगता है कि प्राइस इस तरह होंगे और स्टॉकिस्ट को कोई जगह मिलेगी बाजार में? स्टॉकिस्ट का तो देखिए अपना अपना मन है। अभी काफी लोगों को लग रहा था कि जीरा शायद 270-80 हो जाएगा, ये सोच के भी स्टॉकिस्ट नहीं आए थे। अभी ऊंचे लेवल में भी कुछ ना कुछ लोग तो स्टॉक करेंगे।
बाजार अप्रैल महीने में किस तरह ऊपर नीचे रहता है वो देखना पड़ेगा। जी अरुण जी, आपसे ही सवाल है कि देखिए अश्विनी जी को ले और पुरुषोत्तम जी को एक बात नजर आती कि ट्रेडर थोड़ा झिझक रहा है कि प्राइस ऊपर है, ऐसे में रिस्क भी अधिक दिख रही है, तो इस रिस्क से सुरक्षा पाते हुए सफल ट्रेड कैसे किया जा सकता है? काफी मुश्किल सवाल पूछ लिया कमल जी आपने, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसका जवाब देने की। देखिए, एक तो जी जी सिंपली अगर मैं एक्सचेंज के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो यदि मैं एक्सचेंज पे काम कर रहा हूं, इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहूंगा, तो मेरे लिए जिस दिन मैंने ट्रेड किया मेरा भाव वही है। फिर अगर अगर मान लीजिए, जैसे मैं पहले भी मैंने शुरुआत जिस बात से की थी कि अगर जनवरी में, अगर दिसंबर में जो एवरेज भाव था, एक तरीके से मैं बात करूं जीरे का, तो लगभग 25-26 हजार था, और सेम भाव जनवरी के अंदर जो है वो 36,000 के आसपास का, 35,000 के आसपास का एवरेज था। एक महीने में जो है वो लगभग 10,000 रुपए की चाल आई थी। अब मैं उसको अगर एक्सचेंज में कोई काम कर रहा था उसके पर्सपेक्टिव से देखूं, अगर उस तरीके से मैं देखने की कोशिश करता हूं, तो उसने अगर दिसंबर में काम किया होता तो उसके लिए जनवरी में भी भाव 26,000 ही होता। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत अहम है समझने के लिए कि एक्सचेंज जो है वो इसी पर्पस के लिए है कि जब वॉलेटिलिटी है बाजार के अंदर या तेजी मंदी है बाजार के अंदर, तो मैं उस जो मैं जिसे कहूंगा ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां हर चीज अनिश्चित है, मैं अपनी बैलेंस शीट में या मैं अपनी परचेज सेल में निश्चितता कैसे ला सकता हूं, या मैं उसमें जैसे कहूंगा कि स्टेबिलिटी कैसे ला सकता हूं, वो काम जो है एक्सचेंज के माध्यम से हो सकता है। और मुझे लगता है एक्सचेंज को उस ही नजरिए से देखना चाहिए। बाजार में तेजी मंदी उठापटक जो है वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से आती रहेगी, लेकिन एक हेजर का जो काम है, या एक जो 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 मेरा कोर ऑब्जेक्टिव है वो है, यदि मैं एक प्रोसेसर के हिसाब से बात करूं, मेरा कोर ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। मुझे माल खरीदना है और उस माल को मुझे प्रोसेस करके अपना मार्जिन ऐड करके बेचना है। अब यदि मुझे वो माल खरीदना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उस माल को हाजिर बाजार से खरीदूं या वायदा बाजार से खरीदूं। मुझे ये देखना है कि अगर मेरी सेल है तो उसके अगेंस्ट में मेरे पास माल होना चाहिए, मेरा मार्जिन केवल तभी लॉक हो पाएगा। तो यदि मेरे पास 2 महीने आगे की एक सेल ऑर्डर है, अगर एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, तो या तो मैं उस ऑर्डर को हाजिर बाजार में कवर करूं, और यदि मैं हाजिर में आज कवर नहीं कर पा रहा हूं तो मैं उस जो मैं हाजिर में कवर नहीं कर पा रहा हूं उतने माल को मैं एक्सचेंज के अंदर कवर करूं, ताकि मेरा जो सेल एंड परचेज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और मेरा मार्जिन बरकरार रहे। तो अगर इस सोच के साथ अगर हम एक्सचेंज में काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर एक पैसे का भी लॉस होने की कहीं गुंजाइश है। लेकिन दूसरी बात यह है, अगर मैं दूसरा एंगल देखूं इसी चीज का, ये मैंने एक्सपोर्टर के लिए आपके लिए बात की, अगर मैं बात करूं एक ट्रेडर की, आप कह रहे थे कि आज स्टॉकिस्ट ये मन नहीं बना पा रहा है कि मुझे माल लेना है या माल नहीं लेना है, और ये जो असमंजस है वो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके के भाव अभी है और सब लोग जानते हैं कि लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास भाव चल रहा है, ठीक है, तो उसमें ये असमंजस बड़ा ही स्वाभाविक है। लेकिन मैं यहाँ एक आंकड़ा रखना चाहूंगा कि यदि किसी ने पिछले साल माल लेके एक्सचेंज पे हेज किया होता और कंटिन्यूसली उसको रोल किया होता, जिसे ब्याज बदला कहते हैं, तो लगभग उसको 15% का रिटर्न मिला होता। और जो लगभग, मैं देखिए कंप्लीट सिक्योर तो कुछ नहीं होता, लेकिन काफी हद तक सिक्योर है, क्योंकि आप माल रख के उसके अगेंस्ट में बदला कर रहे हैं, तो आप फिजिकल के अगेंस्ट में बदला कर रहे हैं, तो उसमें रिस्क की गुंजाइश बहुत कम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि रिस्क जीरो है, बिकॉज जीरो रिस्क नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन लगभग ना के बराबर रिस्क में आपको 15% का रिटर्न मिला होता अगर आपने माल रख के उसको हेज किया होता। उससे पिछले साल वही रिटर्न जो है 17 से 18% था। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा बाजार है जो आपको लगभग रिस्क फ्री, और मैं ये केवल ट्रेडर के जो आप पर्सपेक्टिव, स्टॉकिस्ट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, कौन सा बाजार है जो आपको 15% के आसपास का रिटर्न, क्योंकि आपने तो पूरे पैसे लगाने, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ जो पूरे पैसे लगा के काम कर रहा है, माल लेके काम कर रहा है। तो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाजार के अंदर 60%, 70%, 80% की तेजी के लिए या उस तरीके के भाव मूवमेंट के लिए हर साल काम कर सकता, लेकिन 15% के आसपास एवरेज रिटर्न आर्बिट्राज का या कैश एंड कैरी का हिस्टोरिकल रहा है, तो उसके लिए काम किया जा सकता है। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अनिश्चित हूं, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, स्टॉक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप ब्याज बदला कीजिए। 300 रुपए की कैरी अगर मैं देखूं मार्च अप्रैल की थी, आज अप्रैल मई की कैरी भी लगभग 300 रुपए की है, तो लगभग 1% के आसपास बदला अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा उससे कम बाजार में पिछले 2 महीने में रहा है। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है इस समय काम करने की, क्योंकि आपका सवाल ये था कि भाई कैसे काम कर सकते हैं,
तो अगर मैं अनिश्चित हूँ भाव के लिए तो ये एक मॉडल हो सकता है काम करने की। और जो मैंने आपसे प्रोसेसर की बात की या यूजर की बात की, उसके लिए बहुत सिंपल सी जो स्ट्रेटेजी है एक्सचेंज के लिए, वो इस एक्सचेंज के अंदर काम करने की वही है, वो यही है, अगर मेरी सेल ज्यादा है और उसके अगेंस्ट में परचेज नहीं है फिजिकल में, तो वो मैं फ्यूचर में करूं या वायदे में करूं। उसके उलट अगर मेरी परचेज ज्यादा हो गई है ये सोच के कि भाई सीजन है बाद में माल नहीं मिलेगा और मेरे पास उसके अगेंस्ट में ऑर्डर नहीं है, तो उसको मैं वायदे में बेचूं जितना मेरा एक्सेस है। यदि मैं इस फंडे के साथ में, इस सोच के साथ में काम करूंगा, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई रिस्क है या किसी तरीके की कोई तेजी मंदी से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है। तो अगर ये दो चीजें हैं जो मॉडल है काम करने के, अगर उसको लेके चलते हैं, और देखिए हर के लिए अलग अलग है, किसान के लिए अलग है, प्रोसेसर के लिए अलग है, ट्रेडर जिसने मैंने कहा स्टॉकिस्ट है उसके लिए एक अलग मॉडल है। तो अगर इसके साथ मैं चलता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई तेजी मंदी से मुझे किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला है। बट मुझे वो मुझे ध्येय बनाना है, मुझे वो सोच बनानी है कि भाई मेरा काम इस बाजार के अंदर मेरा मार्जिन प्रोटेक्ट करना है, ना कि तेजी मंदी से पैसा कमाना है। तो जब वो सोच बन जाएगी तो उसके बाद में मैं निश्चित होकर अपना कारोबार को कर सकता हूँ। मुझे स्क्रीन देखने की, भाव देखने की जरूरत भी नहीं है। तो मुझे लगता है उस सोच के साथ में अगर काम किया जाए तो काम हो सकता है, और हर प्रकार के बाजार में, ऑल टाइम हाई बाजार में भी काम हो सकता है, ऑल टाइम लो बाजार में भी काम हो सकता है। कमल जी। जी अजय जी, बॉलीवुड में एक गाना आया था, दिल धक धक करने लगा। जीरे में हर ट्रेडर यही देख रहा है कि खरीदूं या नहीं खरीदूं, भाव बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं करूं क्या। लेना भी है लेकिन बचना भी है। प्यार किया तो डरना क्या, जब जीरा लेना तो भी डर रहे हैं, और ये भी डर है कि कहीं भाव नीचे ना आ जाए, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। क्या करना चाहिए आपकी नजर में, स्पष्ट बताइए क्या करें, क्योंकि दिल बहुत धक धक कर रहा है जीरे वालों का। कमल जी, आप बॉलीवुड की पिक्चरें ज्यादा देखते हैं, लेकिन मार्केट वालों को उतना टाइम नहीं मिल पाता। और देखो, डर के आगे जीत है, ये भी एक डायलॉग है उसी में। तो देखो, फ्रेंकली अगर हम देखें तो कभी भी कोई भी ट्रेड लेने से पहले उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। प्रॉब्लम भी है कि एक पांव से नदी को नहीं नापना चाहिए। तो बहुत बार सबसे ज्यादा गलती यही होती है कि जो भेड़ चाल होती है मार्केट के अंदर, जब लोगों को तेजी दिखती है तो तेजी ही तेजी दिखाई देती है, और मंदी दिखती है तो भरपूर मंदी दिखे। इसके काफी एग्जाम्पल्स हमने देखे भी है। कमिंग ऑन जीरा, तो जीरे के देखो फंडामेंटल नो डाउट काफी स्ट्रांग है। हमने पिछले 2 साल से कैरी स्टॉक की बात कर ले या प्रोडक्शन की बात कर ले, काफी सही है। पर मुझे थोड़ा, जैसे आपने घबराहट की बात की, मुझे खुद को घबराहट लगने लग गई है जिस दिन से ये तेजी ज्यादा दिखने लग गई है। तो फ्रेंकली मेरा जो व्यू है इस बार का, वो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को देखते हुए ये समझ में आता है कि हाँ, अगले 2 से 2.5 महीना जो है वो तेजी के जरूर रह सकते हैं। बट ये जो तेजी है वो ज्यादा टिकेगी नहीं। हायर साइड में हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि वर्स्ट इन केस आप पकड़ के चलो 400 का भाव, मतलब 40,000 का वर्स्ट इन केस हम भाव देख रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन तो 385 390 की है, बट सुनने में आपको आएंगे 450 के भी भाव आ जाएंगे, 500 के भी भाव आ जाएंगे। उनसे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल हमें एक पहले से अलर्ट दे देता है। जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने में स्पीडोमीटर में देखते हैं तो हमें समझ में आता है भाई मेरी गाड़ी 150 की स्पीड पे चल रही है तो मुझे स्पीड कम करनी चाहिए। तो वैसे टेक्निकल में जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी ओवर एग्जॉस्टेड जोन में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जब टेक्निकल के साथ देखते हैं तो थोड़ा सा बचाव हो सकता है। तो फंडामेंटल को देखते हुए डेफिनेटली मुझे लगता है अगले 2-2.5 महीना तेजी का रुख रहेगा। डिमांड अच्छी है, पाइपलाइन एम्प्टी है, पर एक चीज ध्यान रखिए, इतने ऊंचे भाव में कोई भी स्टॉक करने वाला नहीं है, और अदर कमोडिटीज में भी काफी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि 385 389 के जो जोन है वो रीचेबल जोन है। 400 तक वर्स्ट इन केस आ जाए, उसके ऊपर जो है वो एक तरह का हम स्पेकुलेटिव मूव देखेंगे, जो एक हवॉक बनता है कभी भी तेजी में, लोगों को तेजी दिखने लग जाती है, उससे बचना चाहिए। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि 390 मैक्सिमम 400 तक के लेवल दिखेंगे। बट हाँ, अगस्त ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि जीरे के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट रहेगी, और अगले साल भर का भी व्यू लेके चलेंगे तो मैं कोई ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। बिकॉज हाँ, नो डाउट अभी एल नीनो का भी इम्पैक्ट आना बाकी है कि बरसातें कैसे रहेगी, आगे का सोइंग कैसा रहेगा। बट करंट फंडामेंटल को देखते हुए लगता है कि अगले सालों में जो सोइंग है वो अच्छी बढ़ेगी। इनफैक्ट ऊंचे भाव को देखते हुए जो अदर कंट्रीज है, ज्यादा बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं है प्रोडक्शंस में, बट वहां पे भी सब बढ़ेंगे, बट ऊंचे भाव पे कोई भी बाइंग आएगी नहीं। तो टाइमिंग 385 390 का लेवल लेकर चलना चाहिए, और टाइम टू टाइम टेक्निकल का सपोर्ट लेना चाहिए। तो मैं आपके चैनल पे कंटिन्यू बताता भी रहता हूँ, तो वहां पे हमको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आगे सिनेरियो कैसा रहेगा। तो टेक्निकली टाइमिंग 385 390 तक का लेवल है जो फ्रूटफुली मिल सकता है। जी पुरुषोत्तम जी, आपसे सवाल है कि
जो जीरा हमारे पास अवेलेबल है अभी की फसल और कैरी फॉरवर्ड जो भी स्टॉक है, क्या उसको लेकर हम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की मांग को पूरा कर पाएंगे? संभव नहीं है तो क्या होगा फिर? भाई। मेरे हिसाब से डुप्लीकेट जीरे का जो चलन चल रहा है वो चलन आएगा, उससे पूर्ति करेंगे, और क्या है, ओरिजिनल जीरा तो मिलेगा नहीं। जी अश्विनी जी, देखिए भारत में भी उत्पादन कम है क्योंकि हम एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड अगर हमारी कंफर्टेबल हो तो उसको पूर्ति करना शायद संभव न हो। और दूसरे देशों की, जैसे आपने चर्चा में बताया था कि अन्य देशों के हालात ठीक नहीं है, वहां शायद उपज बेहतर नहीं आए क्योंकि सीरिया और टर्की ऑलरेडी भूकंप से पीड़ित है, अफगानिस्तान के भी हालात कुछ ठीक नहीं है। तो ऐसे में जीरे की जो वैश्विक सप्लाई है, जो उनकी डिमांड की जरूरत है, उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे क्योंकि भारत ही मेजर सप्लायर बचा है? जी कमल जी, एक्चुअली लास्ट ईयर जून महीने में क्लियर सिचुएशन हुई थी कि भाई दूसरे देशों में से माल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो एक वापस ट्रिगर बना था। अभी ये साल वो देखना बाकी है, लेकिन अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से क्लियर लग रहा है कि सीरिया और तुर्की से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सीरिया तुर्की में वेदर के हिसाब से वैसे भी फार्मर्स जीरे की बुआई से मुंह मोड़ चुके थे, और ऊपर से उनके यहाँ अर्थक्वेक आ गया और रिसेंटली उधर बाढ़ भी आई है वो दोनों इलाकों में। तो अभी मुझे वहां कोई उम्मीद नहीं लग रही है सीरिया तुर्की दोनों जगह पे। ईरान जो है वो खुद बड़ी कंट्री है, तो उधर एक छोटा सा क्रॉप होता है, वो अपने आप में कंजप्शन हो जाता है और कई बार उनको कम पड़ जाता है तो वो ऊपर से लेने आते हैं। बचा है खाली अफगानिस्तान, वो देखने का है कि उनका कुछ आता है कि नहीं आता है। लेकिन उधर भी वेदर तो अभी पूरे वर्ल्ड में कंसर्न बना ही हुआ है। अर्थक्वेक कल परसों अफगानिस्तान में भी आया था, तो बता रहे हैं अभी तक तो यही लग रहा है कि शायद ये साल भी लास्ट ईयर जैसा ही रहने वाला है, इंडिया ही अकेला सप्लायर रहेगा। अगर कुछ सरप्राइज आ जाए तो बात अलग है, बाकी तो अभी तक यही लग रहा है कि इंडिया ही सप्लायर रहेगा। जी और अश्विनी जी, एक पुरानी कहावत है कि भाई होली पर खरीदो और जन्माष्टमी पर बेचो। तो क्या इस साल जीरे में जिस तरह भाव बढ़ रहे हैं वो ये जो कहावत है वो इस बार सच होगी या यही प्राइस ऊपर के रह जाएंगे? किस तरह से होगा जीरे में टोटल ट्रेड? सर एक्चुअली बुजुर्गों ने जो चीजें सेट की है वो काफी हद तक काम करती है। तो कई बार हम लोग उसको रिलीजियसली देखते हैं, लेकिन कई बार साइंटिफिकली भी काम करती है। वैसे देखो तो ये जो दो त्योहार है, एक त्योहार के टाइम पे अराइवल पिक पे होती है, प्राइस नीचे होते हैं तो लोग स्टॉक करते हैं, और दूसरा जो त्योहार है वो फेस्टिवल सीजन का रहता है, उस टाइम पे डिमांड पिक पे रहती है तो बेचने का मौका मिलता है। तो वो जो फंडामेंटल है वो तो काम करेगा ही। अभी प्राइस हम लोग काफी सालों के बाद इसमें बढ़ा हुआ देख रहे हैं, इसलिए हम सब लोगों को ये प्राइस एक काफी ऊंचा नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे लोग इसको भी ऑब्जर्व कर लेंगे, और एक हर चीज का बॉटम लेवल और एक प्राइस का लेवल चेंज होता रहता है, उस तरह जीरे का भी प्राइस लेवल चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा सौंफ जो लास्ट ईयर जिसके अंदर इवन एनसीडीएक्स का सट्टा नहीं है, जो 100 रुपया हुई थी वो आज के दिन भी 190 चल रही है, जबकि सौंफ का सबको पता है कि बम्पर क्रॉप है। तो जो डिमांड एंड सप्लाई का जो एक फंडामेंटल है वो तो काम करता ही है, चाहे उसमें एनसीडीएक्स हो या नहीं हो, टेक्निकल्स हो या नहीं हो। सौंफ में कोई टेक्निकल्स नहीं है, फिर भी आज के दिन वो चल ही रहा है। उसी तरह जीरे में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ही है, जैसे लास्ट ईयर सौंफ के फंडामेंटल थे ऐसे ही फंडामेंटल मुझे जीरे में ये साल नजर आ रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस शीट है वो एकदम टाइट है। जो क्रॉप इवन हायर साइज भी पकड़ लो, और जो अपनी कैरी ओवर है वो 5-1 लाख बोरी पकड़ लो, तो सामने डिमांड 80-85 लाख की है, तो वही सौंफ वाली हालत होती है। तो अगर वो पैरामीटर से चले तो बुजुर्गों वाली कहावत ये साल भी मुझे तो सच हो सके ऐसा नजर आ रहा है। जी पुरुषोत्तम जी, एक सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण है किसानों को लेकर के, कि जो जीरा पैदा करने वाले किसान हैं उन्हें मौजूदा भावों का लाभ उठाना चाहिए या भी रुकना चाहिए? पुरुषोत्तम जी भाई अभी जो मौजूदा भाव पर है, अधिकतर माल किसान डायरेक्ट मंडियों में लेकर आ रहे हैं, और किसान इस भाव में माल बेचकर खुश है कि भाई भाव अच्छा मिल रहा है। फसल हो सकता है पिछले साल से थोड़ी बहुत कम आई होगी,
लेकिन वो संतुष्ट है इन भावों पर और किसान माल नहीं रोकेगा। यानी मतलब वो अपने पास कुछ रोकना नहीं चाहता है, जो खेतों से निकल रहा पूरा का पूरा बेचना चाहता है अभी। पूरा का पूरा बेच रहा है, कोई भी नहीं रोक रहा है। वो जायदा सरसों रोक रहे हैं, जीरा नहीं रोक रहे हैं। नहीं तो क्या उनको ये उम्मीद नहीं है कि जन्माष्टमी पे या दिवाली तक और प्राइस बढ़ सकते हैं, तो हम कुछ हिस्सा भाई रोक कर रखें? आज जैसे मेरे गांव का एक किसान था, उसको 70 बोरी जीरा हुआ था, 30 जी। बोरी कल लेकर आया, 25 बोरी आज लाया, बाकी रिमेनिंग कल लेकर आएगा। मैंने उसको कहा अगस्त तक रोक लो, कि यार भाव आएंगे या नहीं आएंगे, मैं तो बेच लेता हूँ, इस भाव में मैं खुश हूँ। तो किसान का जो माइंड सेट है माल बेचने में। अच्छा, वैसे पुरुषोत्तम जी, अगर हम ये बात करें, किसानों की लागत कितनी बैठती है एक क्विंटल के पीछे? भाई लागत में देखो कमल जी, जैसा जो क्लाइमेट बनता है उसके हिसाब से लागत बढ़ती है। अगर मान लो बादल वही हो जाती है तो उनको स्प्रे वगैरह करना पड़ता है, तो लागत का हिसाब कैलकुलेशन अपन नहीं लगा सकते। ठीक। अश्विनी जी, आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कितना हिस्सा भी बेच दे या रखे, या वे क्या करें? कमल जी, शायद आप मेरी तरह आप भी कम से कम 10 से 15 जिले के ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि किसान आपसे और मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है। जी जी। सबके हाथ में स्मार्टफोन है और किसान अभी पहले की तरह नहीं है। तो इन किसानों को अभी अपने को कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसा पुरुषोत्तम जी ने बताया, छोटे किसान हैं जिनको पैसे की जरूरत है, वो सब लोग अभी माल छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बड़े किसान हैं, जैसे अभी जो अपना पूरा नया बिल्ड डेवलप हुआ है जैसलमेर साइड का, वहां पे बड़े बड़े किसान बहुत रहते हैं। वो सब मुझे नहीं लग रहा है कि माल इजीली छोड़ेंगे, वो माल 2-3 पार्ट में ही बेचेंगे। जी। अच्छा अश्विनी जी, जैसे देखिए गवर्नमेंट ने कहा कि भारत की कपास जो है एक ब्रांड के तहत बिकेगी आगे अब, तो क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, कईयों में आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं, तो क्या भारतीय मसाले एक ब्रांड के तहत बिक सकते हैं या नहीं, या क्या होना चाहिए इस पर? कमल जी, एक ब्रांड के तहत तो मुश्किल है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से स्पाइस बोर्ड करके अथॉरिटी है, उसने एक ब्रांड डेवलप किया हुआ है फ्लेवर रिच करके, फ्लेवर कुछ नाम देके। मैं अभी FISS हम स्पाइस बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग अभी ट्राई करेंगे कि भारत के मसालों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, और पर्टिकुलरली जीरे के लिए कुछ आप जैसा बोल रहे हैं उस तरह का कुछ भी एक नया आइडिया करके इसकी मार्केटिंग करके इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार वर्ल्ड वाइड किया जाए। तो अश्विनी जी, यहाँ एक सवाल आता है, देखिए असम साइड जो है वहां ज्यादातर जीरा नहीं खाया जाता है, और दुनिया के कई देशों में भी नहीं खाया जाता है, जबकि ये हेल्थ के लिए और टेस्ट के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे में अगर इसे प्रमोशन करना हो, जैसे अभी सरकार जो है बाजरे को लेके बहुत प्रमोशन कर रही है कि बाजरा जो है भारत के करीबन 2.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचा सकता है, और ये फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ऐसे जीरे को प्रमोट करने के लिए, भारतीय जीरे को प्रमोट करने के लिए क्या कदम उठने चाहिए, चाहे वो व्यापारी संगठन हो और चाहे सरकार की ओर से, क्या होना चाहिए उस पर? जैसे बाजरा के लिए अभी पूरा ईयर गवर्नमेंट ने घोषित किया है, उसी तरह भारत के मसालों के लिए एक पूरा साल घोषित करके इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें। उस तरह के विचार हम लोग अभी स्पाइस बोर्ड का फरवरी अपना सितंबर के अंदर वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है बॉम्बे के अंदर, उसके अंदर हम लोग इसको ये सब्जेक्ट को एक मेन प्लेटफॉर्म पे लाके आपका जो विचार है तो आगे बढ़ाने में पूरी कोशिश करेंगे FISS की ओर से। जी कमल जी, जी, हाँ कहिए पुरुषोत्तम जी। मेरा इसमें ऐसा कहना है कि जब सितंबर में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है स्पाइस बोर्ड की, और अक्टूबर में जीरा का सोइंग का टाइम चालू होता है, तो स्पाइस बोर्ड, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब मिलकर अगर मान लो पंचायत स्तर पर मोटिवेशनल अगर कैंप लगाए कि जीरे की खेती कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है, तो हो सकता है कि ऑर्गेनिक जीरा भी अपने को ज्यादा मात्रा में मिल सके। होता क्या है, फरवरी एंड में कृषि विभाग और स्पाइस बोर्ड किसानों के साथ मीटिंग करता है कि फसल ऐसे बोनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये स्प्रे डालना चाहिए। फरवरी एंड मार्च फर्स्ट वीक में तो कटाई का समय आ जाता है, तो ये सरकार को सितंबर में तैयारी करनी चाहिए। तो इससे किसान मोटिवेट भी होगा और आने वाले दिनों में अपने को ऑर्गेनिक जीरे की जो जरूरत रहेगी उसकी पूर्ति कर सकता है। अच्छा पुरुषोत्तम जी, यहाँ एक बात आती है, देखिए मौसम पूरी दुनिया में बदल रहे हैं, बारिश सर्दी गर्मी आगे पीछे होते जा रहे हैं। ऐसे में बीज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि जीरे के बीजों में आविष्कार या नए परिवर्तन ऐसे हो
कि जिससे कम से कम नुकसान हो पाए? देखो, अभी जैसे राजस्थान की मैं बात बताता हूँ, तो राजस्थान में जीरे का जो बीज का रिसर्च सेंटर है वो जयपुर के पास जोबनेर में है। और पश्चिमी जी। राजस्थान और जोबनेर यूनिवर्सिटी का जो क्लाइमेट है काफी अंतर है। तो हमने कृषि विभाग में कृषि मंत्री से कई बार बातचीत भी की। अभी रिसेंटली जो जयपुर में आरएस का सेमिनार था उसमें ओम जी बिड़ला से भी बात की कि रिसर्च सेंटर पश्चिमी राजस्थान में आता है और नई वेराइटी पर अगर इजाद करे तो उससे किसान को भी बेनिफिट मिल सकता है। अभी जो 2014 में जो रिसर्च किया हुआ वो भी अभी तक चल रहा है, नया कुछ रिसर्च भी नहीं हुआ। रिसर्च के लिए भी सरकार को आगे आना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए कि भाई किसान को कौन सी क्वालिटी दे जिससे उसका उत्पादन भी बढ़ सके और बेमौसम जो चेंज होता है उससे उसका नुकसान नहीं हो। जी। अश्विनी जी, आप जैसे फिश का जब सर्वे होता है, आप दंतेवाड़ा यूनिवर्सिटी की सहायता लेते हैं, काफी उस पे काम होता है, बहुत अच्छा काम है। तो क्या बीजों के डेवलपमेंट को लेकर के, जीरे के खासकर, उसको लेके आपको यूनिवर्सिटी के साथ कदम उठाना चाहेंगे? कमल जी, हम लोग ये साल करीबन 3 से 4 सेमिनार करने जा रहे हैं फार्मर्स के साथ। तो हम लोग उसके लिए जो कृषि यूनिवर्सिटीज है उनको जोड़ेंगे और जो बीज डेवलप करने वाली कंपनियां हैं उनको भी जोड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे ध्यान में आया कि पिछले 2-3 साल से शायद जो सीड्स अभी चल रहे हैं बुआई के लिए वो कारगर नहीं रहे और उसके हिसाब से भी थोड़ी क्रॉपों में कमी आई है। तो उसके लिए अभी ये साल हम पूरा पक्का काम करेंगे। जी। अश्विनी और भाई, हाँ पुरुषोत्तम जी, आप क्या जो कहना आप चाहेंगे कह रहे हो कि, ना, कि किस तरह से वहां हो रहा है? जो सीड कंपनियां बीज बनाती है वो खुद से कोई रिसर्च नहीं करती है, मार्केट में से अच्छे बीज को लाकर साफ सफाई करके उसको अपनी थैली में पैक कर देती। इस चीज से आप भी वाकिफ है और हम भी वाकिफ है। जब तक इस पर रिसर्च नहीं हो, नई क्वालिटी या मान लो नई किस्म इजाद नहीं हो, जब तक इसका किसानों को भी फायदा नहीं मिल पाएगा और ना हम वर्ल्ड मार्केट में जीरे की पूर्णतः सप्लाई कर पाएंगे। तो आप फिर के अभी नए चेयरमैन, मैंने आपको बधाई देता हूँ, आप इसमें अग्रणी रहकर इसकी अगर भूमिका निभाएं। और जो आप कह रहे हो भाई किसानों के साथ में 2-3 सेमिनार कर रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है एक सेमिनार आप पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर में भी आपको करनी चाहिए इस पर। जरूर जरूर, धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। जरूर उधर वो एरिया में हम लोग रखेंगे एक सेमिनार। हाँ जी। जी। नहीं, देखिए अश्विनी जी, अगर दोनों राज्य के किसान और संगठन ये चाहे कि हमें जीरे का बेहतर उत्पादन करना, अगर हम जीरे के डेटा पे देखें तो पिछले सालों से उत्पादन लगातार घटता जा रहा है। मौसम की भी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है बीज, उन्नत बीज की बात होती है। तो ऐसे में एक लगता ही है कि हम चाहे सरकार के साथ हो, चाहे संगठन खुद करें, चाहे वैज्ञानिकों का साथ लेकर के, और बीज पर अगर वर्क हो तो शायद मेरे ख्याल से पेस्टिसाइड का जो यूज आता है, जो यूरोप और अमेरिका में इशू उठता है बार बार, शायद वो भी इसमें कम हो पाए। सही बात है कमल जी। ये आपका सुझाव ध्यान में रख के ये साल जो हमारे प्रोग्राम रहे कि इसमें ये चीज हम लोग जरूर अमल में लाएंगे। जी। अब अजय जी आपकी ओर मैं मुखतिब एक हो मिनट रहा हूँ कमल जी, कि कमल जी एक अजय, मिनट। हाँ कहिए पुरुषोत्तम जी। बीज के साथ में सोइल भी टेस्ट होनी चाहिए किसान की, कि आज की तारीख में इस जमीन पर अगर जीरे की खेती करते तो ये खेती के लिए अनुकूल है या नहीं है। सोइल टेस्ट के बगैर अगर किसान खेती करता है तो उसको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। जी। अजय जी, अगर जीरे को हम शॉर्ट टर्म की पहले बात कर ले तो निकट भविष्य में आपको क्या संभावनाएं दिखाई देती है जीरे पर? देखिए, शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी शॉर्टेज वाली क्रॉप है और रिजल्ट हम देख ही रहे हैं कि एफआईएस की मीट में जैसे टेक्निकल पैनल्स के आउटलुक निकल के आए थे तो मोस्टली सभी के तेजी के व्यू थे, क्योंकि फंडामेंटल काफी मजबूत है और टेक्निकल चार्ट भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है 380 390 का एक सेफ्टी जोन है। जाने में ये ऊपर में 40,000 का लेवल भी दिखा दे, बट वो ज्यादा स्पेकुलेटिव हो जाएगा। तो आई थिंक 380 390 का जो जोन है यहाँ पे इजीली हम शॉर्ट टर्म में देख पाएंगे जीरे के प्राइजेस में। जी। और लॉन्ग टर्म में आपको क्या लगता है कौन से लेवल टच कर सकता है चार्ट के मुताबिक? देखिए, लॉन्ग टर्म को हमको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके देखना पड़ेगा और साथ में कुछ फंडामेंटल का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो हम अगर देखते हैं अप्रैल मई तक की अगर हम बात करें या चलिए अगस्त तक की भी बात करें तो ट्रेंड है वो पॉजिटिव, वो ट्रेंड पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। जो हम लोग लेट से 385 390 या 40,000 तक का लेवल देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे अभी आपने भी कहा, अश्विनी ने भी कहा कि पुरानी जो कहावत है वो हमेशा सही रहती है, साइंटिफिकली रहती है।
तो उसी को देखते हुए मुझे लग रहा है अगस्त के बाद ट्रेंड चेंज होना चाहिए, जिसका मुख्य कारण है स्विंग का एरिया। और ठीक है, एज ऑफ नाउ हम मानसून हमारे सामने कैसा आएगा वो भी सब डिपेंड करता है, बट जो टेक्निकल और फंडामेंटल को मिक्स करके हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से लग रहा है कि अगस्त के बाद चार्ट काफी ज्यादा सीवियरली ओवरबॉट रहेगा। वहां से ट्रेंड चेंज होना चाहिए, जिसको हम टाइम फिबोनाची पे देखते हैं, जो हमें बताता है कि सितंबर ऑनवर्ड्स मार्केट में एक नेगेटिव रुख बनना चाहिए जो आगे भी बढ़ सकता है। तो हाईएस्ट टू हाईएस्ट अगर हम पकड़ के चले तो मुझे नहीं लगता है कि जो बातें हो रही है कि 500 हो जाएगा 600 हो जाएगा, वो सब दूर रहना चाहिए उनसे। 400 के आसपास भी मिलता है तो ये फ्रूटफुल प्राइजेस रहेगा, वहां से मार्केट में वापस गिरावट लेना चालू कर जाएगा या स्टेबिलिटी लेना आ जाएगा, जिसका सपोर्ट हमें लगता है कि 21-22 हजार का लेवल जो हिस्टोरिकल सपोर्ट है वहां तक आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में 385 से लेके 400 का जो जोन है अगस्त तक के पीरियड में मुझे लगता है उसके बाद मार्केट में नेगेटिवनेस या वीकनेस स्टार्ट होनी चाहिए। जी अजय जी, प्रभु राम जी का सवाल है कि जीरे का निचला लेवल क्या हो सकता है? देखिए अभी जो करंट हमने देखा था 280 285 चार्ट, तो टाइमिंग तो मुझे लगता है कि 280-85 का जो सपोर्ट है वो इतनी जल्दी टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है फंडामेंटल सबको देखते हुए। और लॉन्ग टर्म में अभी भी हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनकर आएगा अभी आगे जाकर वो बनकर आएगा 21,500 से 22,000 के बीच में। जी अश्विनी जी, आपसे एक सवाल है कि हमारे एक दर्शक ओम प्रकाश जी ने सवाल पूछा है कि बकरीद की जो बात आती है उस समय कितनी डिमांड निकलती है, क्या रहता है उस समय सिनेरियो? अभी जैसे कमल जी रमजान का एक डिमांड का दौर रहता है, उससे करीबन 60-70% डिमांड वापस बकरी ईद के महीने के लिए भी रहती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर सब पकड़ ले कि इसमें 150-200 कंटेनर गए तो उसमें 100 कंटेनर जा सकते हैं। ये फिगर खाली एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ जी। और हर्ष पटेल जी का सवाल है, अश्विनी जी आप शायद बता पाए कि निकट भविष्य में जीरे में क्या होगा, किस तरह से प्राइस मूवमेंट हो सकता है, अगर आप इस पे कहें तो। कमल जी, अभी मैं FISS का चेयरमैन हूँ, इसलिए मैं अभी कोई प्राइस टारगेट या तेजी मंदी तो खुले इसीलिए मैंने आपको यदि बोला। अजय जी आप बता दीजिए क्या लगता है? ठीक है, टाइमिंग जो मार्केट में मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है, जो पॉजिटिव दिखा रहा है। मुझे लगता है कि हफ्ता 15 दिन की बात करें तो प्राइजेस एक बार 360 365 का भाव दिखाकर एक करेक्शन लेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि एक बार जो बरसातें हुई है उसकी वजह से अराइवल डिले हुई है, डैमेजेस हुई है, उसकी वजह से ये हवा बनी हुई है। और 360 का लेवल दिखाने के बाद या उसके करीब जाने के बाद मार्केट एक थोड़ा बहुत करेक्शन फिर से लेगा, बिकॉज अराइवल का प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि फार्मर ये चीज जरूर है कि जीरा को होल्ड नहीं कर रहा है। इसके अलावा हमने कपास में देखा, मस्टर्ड है, बाकी आइटम में होल्ड कर रहा है, तो उसका एक प्रेशर भी टाइम टू टाइम आता हुआ दिखाई देगा। जी पुरुषोत्तम जी, आपसे एक सवाल है कि आपने कहा कि किसान जो है जीरा रोक नहीं रहा है, खेतों से सीधा बाजार में ला रहा है, तो ये आवक कब तक बनी रह सकती है राजस्थान में, क्योंकि आपने कहा उत्पादन भी कम है? ये मेरे हिसाब से 20 अप्रैल के आसपास तक ये 5 से 7 हजार बोरी हमारी जोधपुर की मंडी में रहेगी। 20 अप्रैल के बाद में मेरा ऐसा मानना है 2200-2500 बोरी के आसपास रहनी चाहिए। 2012 पूरे राजस्थान का आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि आपका तो सभी जगह संपर्क है? भाई राजस्थान में अभी जैसलमेर में जो वहां से जो कंपनियां वाले खरीद कर रहे हैं 310 से 325 रुपए किलो में, वहां से अभी ज्यादा माल डंप हो रहा है कंपनी वालों के लिए। और जो छोटे मोटे किसान या जोधपुर में माल ला रहे हैं या ऊंजा ला रहे हैं तो वो रोज के रोज बेच कर जा रहे हैं। और अधिकतर व्यापारी एक्टिव हो रखे हैं, जो किसान कम व्यापारी है जो गाँवों से खरीद कर लाते हैं, वो लोग 305 310 में लाते हैं या 312-14 में बेच कर चले जाते हैं। तो जो अभी मार्च के महीने में 5-6 हजार बोरी की अरेवल जोधपुर में 2012 के बाद में मैं पहली बार देख रहा हूँ। यानी आपका कहने का मतलब है कि अप्रैल के बाद मंडियों में आवक सूख सी जाएगी? आवक 2200 बोरी 20 अप्रैल के बाद में रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। जी अश्विनी जी, जैसे अगर हम मसाला कंपनियों की बात कर लें तो मसाला कंपनियों की मौजूदा प्राइस पर कैसी डिमांड है? क्या वो आक्रामक होके ले रहे हैं या मतलब रुक रुक करके खरीदना चाह रहे हैं? नॉर्मली तो वो लोग रुक रुक के ही खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये बार अभी जहां तक मेरे ख्याल से मार्च में उन्होंने थोड़ा दबा के लिया है, क्योंकि काफी पिछले 3-4 महीने से उनके गोदाम खाली पड़े थे। अभी अप्रैल में राजस्थान की जो सीड्स ज्यादा प्रीफर करती है कुछ मसाला कंपनी,
वो लोग अप्रैल में ज्यादा माल उठाते हैं, तो वो लोग भी लेंगे। अभी एक तो कई बार ये लोग ट्रेंड कंफर्म करते हैं कि बाजार का जो ट्रेंड है या तेजी बनी हुई है वो सही में है कि खाली एक छलावा है थोड़े दिन का, वो उनको कंफर्म हो जाता है कि नहीं, ये बाजार जो है वो स्टेबल है, अभी इसमें तत्काल कुछ घटने वाला नहीं है, तो वो दबा के लेंगे फिर। जी। अच्छा अश्विनी जी, एक बड़ी चर्चा और आई कि जीरा धनिया जो पाउडर है उसमें धनिये का रेशो बढ़ेगा, आप इससे कितने सहमत है? वो जो अच्छी ब्रांड है और जो बड़ी कंपनियां, वो मुझे नहीं लगता कि उस तरह से रेशियो चेंज करेंगे। शायद जो छोटी ब्रांड है उसमें कुछ पैमाने पे ये चीज हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फैक्टर है वो, क्योंकि जो छोटा पैकेट बनता है 50 ग्राम का या 100 ग्राम का, उसका प्राइस लेवल कोई इतना बड़ा इफेक्ट अभी नहीं हो गया कि उससे जो लास्ट कंज्यूमर है उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई है और कंपनियों को इस तरह का कुछ करना पड़े। जी पुरुषोत्तम जी, आपसे अंतिम सवाल है कि जैसे देखिए दुबई फूड फेस्टिवल होता है जहां भारतीय कंपनियां जाती है और मसाले और अन्य प्रोडक्ट का डिस्प्ले होता है, ऑर्डर मिलते हैं, तो क्या मसालों को लेकर के भारत में इस तरह का आयोजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कैसे हो ये चीजें? भाई जैसे सरकार अभी एक्सपोर्ट के लिए प्रगति मैदान में हर साल फेयर लगाती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेयर लगाती है, तो सरकार को आगे आकर जो स्पाइसेस है उसके लिए एक फेयर लगाना चाहिए, B2B स्टाइल होनी चाहिए, जिससे हर आदमी अपना प्रोडक्ट वहां डिस्प्ले कर सके और लोगों को जानकारी मिल सके कि भाई भारत में ये उम्दा क्वालिटी के जो मसाले हैं उनकी ये कंपनियां काम कर रही है, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे मान लो दुबई में फेयर लगता है, तो अगर इंटरनेशनल फेयर भी अगर इंडिया में लगाया जाए दुबई की जगह, तो यहाँ पर इसका अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। जी, और इसी के साथ हम वेबिनार को अब समापन करते हैं, और मैं अश्विनी नायक जी, पुरुषोत्तम मुंदड़ा जी, अजय केडिया जी और अरुण यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जीरे पर खुलकर अपने विचार रखे और इसका लाभ सभी को मिलेगा। आप सभी को शुभ संध्या, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।